हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिस्ट्री क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज जो है वो टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कैसे परिवर्तित होते रहते हैं, तो उसका हम अब अध्ययन करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी किस प्रकार से परिवर्तित होते रहे। तो यह हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यानी सत्ता के लिए काफी कुछ संघर्ष किया था, परंतु यह हुआ कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु क्या है कि ऐसे समय में होता है कि उस समय थोड़ी अव्यवस्था फैल जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तो उनका जो बड़ा बेटा था खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था एक खिज्र खां। मैंने बताया था आपको कि चित्तौड़गढ़ में इसे नियुक्त किया जाता है और चित्तौड़गढ़ में जो गढ़ का नाम है वो खिरजाबाद रखा जाता है। तो खिज्र खां जो थे उनका अलाउद्दीन के साथ मनमुटाव हो जाता है और जो अलाउद्दीन है उन्होंने क्या किया कि खिज्र खां को बंदी बना लिया और अपने उत्तराधिकारी होने से निष्कासित कर दिया और खिज्र खां को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया। तो खिज्र खां को कहां भेज दिया गया? ग्वालियर। अब इनको ग्वालियर नियुक्त कर दिया गया, ग्वालियर में बंदी है। अब 1316 ईस्वी में जब मृत्यु होती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक खास व्यक्ति था मलिक काफूर। मलिक काफूर काफी ज्यादा उस समय यानी सुल्तान के बहुत समीप था। मलिक काफूर क्या है कि इतना समीप होने के नाते उसने बहुत यानी अच्छी स्थिति में था वो वहां पे। अब क्या है कि थोड़े समय में मलिक काफूर ने क्या है वहां पर अपनी स्थिति को क्या है स्ट्रॉन्ग किया। उसने अपनी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी जैसी मृत्यु हुई, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के समय मलिक काफूर एक खास व्यक्ति था। तो उसने क्या किया कि शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उन्होंने क्या है शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। शिहाबुद्दीन को संरक्षक कौन बन गया? खुद मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या है? संरक्षक बन गया। और जो शिहाबुद्दीन है वो उस समय कितने साल के थे? केवल 6 साल का बच्चा था। शिहाबुद्दीन उमर है वो उस समय कितनी उम्र के हैं? 6 साल के थे। तो मलिक काफूर उनका संरक्षक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी भी शिहाबुद्दीन उमर को उस समय अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है। खिज्र खां को उत्तराधिकारी निष्कासित कर देता है। अब जो खिज्र खां है उसे अंधा करवा दिया गया था, अंधा करवा दिया गया था उसे, ठीक है। तो खिज्र खां को अंधा करवा दिया गया था। शिहाबुद्दीन उमर वहां पर उनका कंट्रोल था। अब उन्होंने क्या किया है, शिहाबुद्दीन उमर जब उनके कंट्रोल में आए तो उन्होंने क्या है कि खिज्र खां और शादी खां, अब खिज्र खां को अंधा करवा दिया गया। इनका एक और भाई था शादी खां, इन दो भाइयों को अंधा करवा दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। ग्वालियर की जेल में इनको डाल दिया। तो अपने राज्य को इन्होंने क्या निष्कंटक कर लिया, ठीक है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के दो बेटों खिज्र खां शादी खां को बंदी करके उनको अंधा करवा दिया, ग्वालियर कैद करके रखा। शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पे बैठा हुआ है, मलिक काफूर संरक्षक बना हुआ है। अब मलिक काफूर ने एक षड्यंत्र और रचा। अलाउद्दीन का बेटा था मुबारक, ठीक है। अलाउद्दीन का बेटा था मुबारक और उसको भी यानी आखिरकार हराना था, उसको भी गद्दी पर से यानी सत्ता पर उनका कोई दायित्व ना रहे
उसको परास्त करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक थे उनको कहा कि इसको किसी भी तरह से मरवा दिया जाए। तो कुतुबुद्दीन मुबारक जो है उस समय जेल में थे, ठीक है। जब उनकी यानी शिहाबुद्दीन उमर ने खिज़्र खां शादी खां को जेल में डाल दिया, उनको अंधा करवा दिया, उस समय मुबारक जो खां है वो जेल के अंदर थे, ठीक है। तो मलिक काफूर ने बोला कि आप मुबारक खां को अंधा करवा दीजिए और उसे मरवा डालें। मुबारक खां को मरवाने के लिए मलिक काफूर ने कुछ लोग भेजे, ठीक है। अब मुबारक खां के पास लोग भेजे तो मुबारक खां ने क्या, उस समय हीरो का हार पहन रखा था, हीरो का हार पहन रखा था, तो उसने हीरो का हार इन लोगों को दे दिया, ठीक है। मुबारक खां ने क्या किया, वो हीरो का हार है लोगों को प्रदान कर दिया, बोला ये पकड़ो, बोला तुम मारने आए मार देना, ये लो रखो, तुम तो मुझे मुक्ति दे रहे हो, जेल से मुक्ति नहीं दे पाए, जीवन से मुक्ति दे रहे हो, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने हार दिया तो उनमें लालच जाग गया उन लोगों में। दूसरी बात यह हुई कि उन्होंने बोला कि आप मुक्ति कर रहे पर आप, मैं तो अल्लाह को जवाब दे दूंगा, आप क्या जवाब देंगे कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बेटों के साथ आप ये कर रहे हैं, जिस सुल्तान के प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए उनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं, उन बेटों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है, मलिक काफूर करवा रहा है, जो कि हिजड़ा है, वो आप जैसे मर्दों को चला रहा है। उसने ये बात कही, आप एक हिजड़ा आप जैसे मर्दों को चला रहा है। तो मलिक काफूर एक हिजड़ा होने के बावजूद इन लोगों को चला रहा था। इनका मैं जागा, अलाउद्दीन के प्रति स्वामी भक्ति जागी, और जो हीरो का हार प्रदान किया लोभ जागा, और इन लोगों ने मुबारक खां को क्या, मुक्त कर दिया, और मुक्त करके जो मलिक काफूर है उसकी हत्या कर दी। तो 1316 ईस्वी में क्या है, मलिक काफूर की हत्या हो जाती है। 1316 में मलिक काफूर की हत्या हो जाती है। मुबारक खां है वो शिहाबुद्दीन का संरक्षक बन जाता है। मुबारक खां है क्या है कि वो थोड़े समय के लिए शिहाबुद्दीन का संरक्षक बन जाता है। मलिक काफूर की मृत्यु के बाद में मुबारक खां शासक नहीं बनता है सीधे, वो शिहाबुद्दीन का संरक्षक बन जाता है। कुछ समय तक ढोंग चलता रहता है, फिर शिहाबुद्दीन को भी कैद कर लिया जाता है और अंधा करवा दिया जाता है। कैद करके अंधा करवा के इसे ग्वालियर भेज दिया जाता है, ठीक है। ये जो मुबारक खां है, इसने क्या है कि शिहाबुद्दीन को कैद कर लिया, अंधा करवाया और ग्वालियर भेज दिया। ग्वालियर में इनको भेज दिया गया। अब जो ये मुबारक है, ये मुबारक गद्दी पे बैठता है 1316 ईस्वी में। अब 1316 ईस्वी में गद्दी बैठता है, क्या नाम रखता अपना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, यह उसका नाम था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इस नाम से 1316 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठता है और 1320 ईस्वी तक 1320 ईस्वी तक यह शासक बना रहता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी क्या है, 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासक बना रहता है। यह है दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने आप को इमाम कहा। यह दिल्ली का पहला शासक है जिसने अपने आप को खलीफा कहा, ठीक है। तो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। इससे पहले किसी और व्यक्ति ने अपने आप को खलीफा घोषित नहीं किया था। तो इसी कारण क्या है कि उसका थोड़ा सा यानी कैसे तो वर्चस्व था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी उस समय अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित कर देते हैं। तो अब जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, इसका वर्णन कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, इसका वर्णन उस समय के तत्कालीन इतिहासकार सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इतना पागल व्यक्ति था कि यह कभी कभी अजीब वस्त्र पहन के आता था। अजीब वस्त्र मतलब होता है कभी लड़कियों के कपड़े पहन के आ जाता था और कभी लड़कों के कपड़े। और बर्नी जो इतिहासकार है वो ये कहता है कि यह तो ऐसा व्यक्ति था जो नंगा होकर आ जाता था। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कई बार तो नंगा होकर आ जाता था दरबार में नग्न होने के कारण इसको क्या है, कई लोग इसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था। तो
उसने अपने आप को पहले खलीफा घोषित कर दिया और इसके अजीब व्यवहार के कारण क्या है, जो शासन है वो इसके पक्ष में नहीं था। अब हम इसके बाद की बात करते हैं, यानी देखिए खिलजी के उत्तराधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में कि आखिरकार उसका शासनकाल कैसा रहा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय कई सारे विद्रोह हुए, उन विद्रोहों को शांत कर दिया गया, उन विद्रोहों पर कंट्रोल किया गया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो कि उस समय के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए, परंतु उन आरोपों के बावजूद भी वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका, यानी कह सकते हो कि बहुत से लोग उनको बहुत कुछ माना करते थे। हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वो व्यक्ति था जिसने सत्ता में आते ही, यानी जैसे ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया, (1316 से 1320 में, इसने देवगिरी में जो शासक था उसने, उस समय था हरपाल देव, हरपाल देव था। हरपाल देव जो था उसने देवगिरी में विद्रोह कर दिया और उसने सुल्तान की अधीनता मानने से मना कर दिया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1317 ईस्वी में इससे पराजित कर दिया, हरपाल देव को पराजित किया और देवगिरी के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। तो एक बात कही जाए कि मुबारक शाह खिलजी ने कोई स्पष्ट काम नहीं किया, बहुत से स्पष्ट काम किए उसने। यहाँ पर देवगिरी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में, यानी अपने पिता की तरह ही उसने क्या है, देवगिरी के विद्रोह को भी यानी इस तरह से इजीली ले लिया। उन्होंने बहुत कठोरतापूर्वक निर्णय लिया और हरपाल देव को, जैसे युद्ध में से भाग गया था देवगिरी का शासक हरपाल देव, परंतु उसे पकड़कर तुरंत मार दिया गया। तो हरपाल देव की मृत्यु के बाद में, इसके बाद में गुजरात में विद्रोह हुआ। अलप खां ने विद्रोह किया था गुजरात में। गुजरात का जो सूबेदार था अलप खां, उसने विद्रोह कर दिया था वहां पर। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने क्या है, गुजरात में भी सेना भेजी और अलप खां को भी जो विद्रोह किया था उसको शांत किया और उस विद्रोह को शांत करके वहां पर व्यवस्था कायम की। उसने विद्रोहियों के लिए कठोर दंड निर्धारित कर रखे थे, जो भी विद्रोही था उनको कठोर दंड वो देता था। तो गुजरात पर जो विद्रोह हुआ अलप खां का, उसको बहुत कठोरतापूर्वक दमन किया गया। तो गुजरात पर पुनः उसने कंट्रोल किया। फिर इसके आगे की बात करते हैं कि असदुद्दीन का विद्रोह हुआ। फिर इसके बाद में अससुद्दीन, अससुद्दीन का विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह को भी उन्होंने क्या है, दबा दिया। ठीक है, असदुद्दीन ने विद्रोह किया क्योंकि अब क्या है कि अलाउद्दीन जैसा कठोर शासक था नहीं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के व्यवहार के कारण या इतने यानी हलचल हुई सत्ता के लिए, उनके भाइयों की हत्याएं हुई, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सत्ता हत्या ली। तो इन अव्यवस्था के चलते जो अमीर थे वो विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो गुजरात में अलप खां ने विद्रोह किया, उस विद्रोह को शांत कर दिया गया और इधर असदुद्दीन ने विद्रोह किया तो उसको भी इजीली दबा दिया गया। अब असदुद्दीन के विद्रोह के बाद में मलिक यकलकी का विद्रोह हुआ। इसके बाद में मलिक यकलकी का विद्रोह हुआ। मलिक यकलकी का विद्रोह हुआ तो यह उस समय का बहुत प्रभावशाली विद्रोह माना जाता है। तो इस विद्रोह को भी मुबारक शाह खिलजी ने बहुत इजीली, कह सकते हो, कठोरतापूर्वक इसका दमन किया और मलिक यकलकी को परास्त किया, मलिक यकलकी के विद्रोह को दबा दिया। तो अलप खां, असदुद्दीन, मलिक यकलकी, इन तीनों के विद्रोह हुए, तीन अमीरों के विद्रोह हुए और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने इन तीनों के विद्रोहियों को धूल चटा दी। इसके अलावा देखा जाए देवगिरी अभियान उसका सफल रहा। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इजीली अपना शासन कर रहा था, करता रहा। अब इसके समय एक व्यक्ति था खुसरो, ठीक है, इसको आगे हम खुसवर शाह भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, खुसवर शाह भी बोलते हैं।
इस खुसरो को सेना का नेतृत्व प्राप्त था। इस खुसरो को क्या है, सेना का नेतृत्व प्राप्त था। सेना इसे कंट्रोल में थी। अब यह क्या करता था, सेना के नेतृत्व होने के कारण क्या है कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। इसने बहुत से अभियान किए थे, बहुत से विद्रोही को मजा चखाया था, तो बहुत से विद्रोही को शांत करने के कारण इसकी स्थिति अच्छी हो चुकी थी। परंतु यह एक नव मुस्लिम था। नव मुस्लिम था क्या, कि पहले हिंदू था, बाद में यह मुसलमान बना है। पहले यह हिंदू था, बाद में यह मुसलमान बना है। तो खुसरो जो शाह है, खुसरो है, यह क्या पहले नव मुस्लिम था और इसने क्या है कि अपनी स्थिति दिल्ली में अच्छी कर ली। हिंदू होने के बाद में इसने मुसलमान बनाया। अब इसने अपनी स्थिति कंट्रोल कर ली और इसने क्या है कि 1320 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है उसकी हत्या कर दी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी उसने। अब ये खुसरो शाह जो एक अमीर था, सेनापति था, और इसने क्या सत्ता हत्या ली और खुद गद्दी पे बैठ गया। 1320 इसमें खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को मरवा दिया और मरवाने के बाद में खुद गद्दी पर बैठ गया। अब क्या है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का गला भी काट दिया गया था और रात में इसके प्राण हरे गए। फिर 15 अप्रैल को यह गद्दी पे बैठा और 15 अप्रैल को यह गद्दी पे बैठा, परंतु यह एक नव मुस्लिम था। ठीक है, यह एक नव मुस्लिम था। 15 अप्रैल को यह गद्दी पे बैठा है 1320 में और 5 सितंबर 1320 में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि एक व्यक्ति था गाजी मलिक, ये उत्तर पश्चिम का सूबेदार था। ठीक है, गाजी मलिक उत्तर पश्चिम का सूबेदार था। ठीक है, अब नव मुस्लिम गद्दी पर बैठ गया तो क्या है कि जो तुर्की अमीर है उन्होंने गाजी मलिक को बोला कि अब आप आए और आक्रमण करें और खुसरो शाह से हमें मुक्ति दिलाएं। तो गाजी मलिक आता है सितंबर में और उसने क्या है कि खुसरो शाह की हत्या कर दी और हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ गया और इस प्रकार क्या है कि खिलजी वंश का अंत हो जाता है, खिलजी वंश का खात्मा पूरा हो जाता है। अब ये जो गाजी मलिक है यह है 1320 ईस्वी में एक नवीन वंश की नींव रखता है जिसे हम बोलते हैं तुगलक वंश, और यह गाजी मलिक ही आगे जाके गयासुद्दीन तुगलक कहलाता है। तो गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी जो एक नव मुस्लिम था और तुर्की अमीरों के आह्वान के कारण उसने यह आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था किस प्रकार से क्रियान्वयन किया था। तो हम जो बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय का एक प्रभावी व्यक्ति था, उसने एक सशक्त रूप से आक्रमण किया था। तो हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान जितने सशक्त थे, अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन ने विजय अभियान के अतिरिक्त हमारे पास क्या है। अलाउद्दीन की विजय अभियानों के अतिरिक्त हम उसकी जो देन है वो है उसकी बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था क्या है कि अलाउद्दीन एक कुशल शासक होने के साथ साथ में एक कुशल एक इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो हम कि जिन्होंने क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की जिससे क्या तत्कालीन जो आर्थिक स्थिति उस पर कंट्रोल किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी को धन की आवश्यकता थी, तो उसने क्या किया कि उसने अपने धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने जो है एक क्रिएशन किया। उसने क्रिएशन क्या किया कि उसने एक बाजार व्यवस्था बना ली, एक व्यवस्था बनाई जो कि आर्थिक चीजों के लिए थी। ठीक है, आर्थिक चीजों के लिए वो थी। अब हम बात करते हैं आखिरकार उसने क्या किया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने
एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसके द्वारा जो अपना राज्य था उस राज्य की व्यवस्थाओं को वो कंट्रोल कर सके, इकोनॉमिक व्यवस्था जो थी उनको कंट्रोल किया जा सके। तो उसने क्या किया कि जो बाजार व्यवस्था है वो उसने अनाज हुआ, घोड़े हुए, जो भी डेली रूटीन की जो अर्थव्यवस्था के भाग होते हैं उन सब पर उसने वो व्यवस्था लागू कर दी। और यह एक तरह की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी चीजों की उपलब्ध करवाना भी जरूरी था और साथ में उनकी कीमत भी निश्चित थी कि उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने कैसे किया कि अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी, तो आखिरकार एक क्वेश्चन उठता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था जो है वो क्यों की गई, यानी कारण क्या है कि आखिरकार एक शासक है उसे तो विजय अभियान करने चाहिए थे, उसके बजाय वह क्यों ये काम कर रहा है, उसे यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ काम क्यों करना पड़ा, यानी उसे आर्थिक उपलब्धियों के लिए क्यों काम करना पड़ा। तो इसके लिए कहा गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उसे विजय अभियान करने थे, उसको बहुत सी ज़रूरत थी पैसे की, जो अर्थव्यवस्था थी उस समय की अच्छी थी नहीं, जो राजकोष था वो भी रिक्त था, राजकोष भी उस समय पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक कारण ये था कि आखिरकार किस प्रकार से ना अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्थिक परेशानियों को मुक्ति पाले, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति किस प्रकार से पाए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर ये कह सकते हो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसने अपने आर्थिक कारणों से की है, न कि और किसी कारण से उसने की है। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने जो बाजार नियंत्रण लागू किया है वो जो है वो इस तरीके से लागू किया कि उससे उसको पूरे राज्य में और अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब बोलते हैं कि क्या कारण थे कि उसे लागू करना पड़ा, तो बहुत से लोग इसके लिए अलग अलग बात करते हैं, जैसे कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। इनकी बुक है खजाइन उल फुतह, खजाइन उल फुतूह है, खजाइन उल फुतूह है। इस बुक में यह कहा गया कि प्रजा के कल्याण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह व्यवस्था लागू की थी। आखिरकार वह यह चाहता था कि प्रजा का कल्याण हो और इसी चीज के लिए उसने यह किया। अब जो इसने ये व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है, प्रजा कल्याण के लिए किया है। अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह में बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था, परोपकारी व्यक्ति था और उसने प्रजा कल्याण के संदर्भ में ही है यह व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अमीर खुसरो ये बात कर रहा है। अब दूसरी बात कौन कर रहा है, अमीर खुसरो के अलावा ये बात कौन कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है बर्नी जो है उस समय का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार, तत्कालीन इतिहासकार, जिसने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उल्लेख किया है। बर्नी ने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उल्लेख किया है। बुक है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही बुक है बर्नी की, और उसमें हमें अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। बर्नी कारण बताता है सैन्य कारण, यानी उससे सैनिकों की अधिक आवश्यकता थी और सैन्य खर्च को कम करना चाहता था, तो सैनिक कारणों से उसने यह काम किया था। तो यह बात की जाती है बर्नी के द्वारा। स्पष्ट तौर पे वो नहीं कह रहा है, अस्पष्ट तौर पे वो ये बात कर रहा है कि आखिरकार यह इसलिए की गई। अब इसके बाद में करते वर्तमान जो हमारे इतिहासकार हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि के.एस. लाल, इरफान हबीब, ठीक है, के.एस. लाल और इरफान हबीब,
ये दो, इनमें से जो इरफान हबीब है वो अभी भी जीवित है। तो यानी ये आधुनिक भारत के इतिहासकार हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहासकार हैं, इरफान हबीब और के एस लाल हैं। तो इरफान हबीब और जो के एस लाल है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शासन है, जो सत्ता है, उस शासन और सत्ता में सैन्य व्यवस्था के लिए बाजार व्यवस्था लागू की गई। सैन्य व्यवस्था के लिए क्या है, बाजार व्यवस्था लागू की गई। तो इसी प्रकार इन्होंने संदर्भ बर्नी का लिया है, न कि अमीर खुसरो का। बोलता है अमीर खुसरो तो उस समय तत्कालीन शासक के प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के लिए यह कुछ कह सकता है, परंतु बर्नी उस समय था नहीं, और बर्नी ने फिरोज शाह के समय यह रचना लिखी है, तो वह जरूर सही लिख रहा होगा। और वह ये चीज लिख रहा है कि आखिरकार ये सैन्य व्यवस्था के लिए किया गया काम था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से यह चीजें हुई, ठीक है, किस प्रकार से यह चीज गतिमान रही है। कि के एस लाल और इरफान हबीब मानते हैं सैन्य कारण थे, और अमीर खुसरो इससे प्रजा कल्याण मानते हैं। तो इनमें हमें जो सबसे सही ये चीज लगती है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी बड़ी सेना गठित की गई, इतने बड़े दिग्विजय अभियान किए गए, तो सेना खर्च एकदम से अलाउद्दीन खिलजी नहीं उठा सकता था, और इसी कारण क्या उसने बाजार व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, कि बाजार व्यवस्था क्यों लागू करनी थी, क्योंकि इससे क्या सैनिकों को खर्चा आराम से निकल जाए, तो यह कारण है। अब हम बात करते हैं कि अब जब यह व्यवस्था लागू की गई तो ये कहां लागू की गई। दूसरा क्वेश्चन है कहां, कि आखिरकार इतनी बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर चीज के दाम फिक्स है, हर चीज के बारे में बात की गई है, तो आखिरकार यह व्यवस्था कहां तक लागू रही। अब जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार व्यवस्था लागू की है, तो इसे कहां तक लागू किया है। अब बात यहां पर दो मत चलते हैं। दो मत कौन से हैं, कि एक तो बात ये गई कि संपूर्ण साम्राज्य में लागू हुई। एक मत चलता है कि जो पूरा पूरा उसका राज्य था ना, वहां पर पूरे साम्राज्य में ये लागू रहा। दूसरी जो बात कही गई वो क्या है, दूसरी बात कही गई कि संपूर्ण राज्य में नहीं, केवल दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, दिल्ली है और उसके आसपास का क्षेत्र है। तो ये दो मत चलते हैं कि एक संपूर्ण साम्राज्य में यह व्यवस्था लागू की गई, और दूसरी बात करते हैं केवल दिल्ली में यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो यह दो मत हमारे जो चल रहे हैं, यह दो मत हमारे पैरेलल चल रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से काम हुआ है। तो हम बात करते हैं कि यह दो मत कैसे है, कि पहली बात कि संपूर्ण साम्राज्य में लागू हुई, तो यह बात हमारे लिए कौन कर रहा है कि यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू हुई। ठीक है, तो जो फरिश्ता है, फरिश्ता एक इतिहासकार है, अमीर खुसरो है, इनका यह मानना है कि यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू हुई और पूरे साम्राज्य को लाभ प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। ठीक है, यह जो व्यवस्था है वो पूरे साम्राज्य में लागू करने के लिए की गई। अमीर खुसरो और फरिश्ता ये बात कहते हैं। वहीं पर मॉरलैंड ये कहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई है। मॉरलैंड बोलते हैं। अब मॉरलैंड के बारे में के एस लाल ये बात करते हैं। के एस लाल यही बोलते हैं केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में है। वहीं पर आधुनिक इतिहासकारों में बनारसी लाल सक्सेना
बनारसी लाल सक्सेना है वो ये बात करते हैं कि यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी। तो बनारसी लाल सक्सेना पूरे भारत में बता रहे हैं। वहीं पर जो है कि वहीं पर के.एस. लाल मोरलैंड ये बोलते हैं ये केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू है। बनारसी लाल सक्सेना पूरे भारत में बता रहे हैं, मोरलैंड और के.एस. लाल केवल और केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये बता रहे हैं। अमीर खुसरो और फरिश्ता भी ये चीज बता रहे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर केवल आधुनिक इतिहासकार ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आधुनिक में केवल बनारसी लाल सक्सेना है, यहाँ पे दो हैं, फरिश्ता और अमीर खुसरो पुराने हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि पूरे भारत में लागू है। उस समय का इतिहास लिख रहे हैं ये लोग, मध्यकालीन इतिहासकार। अब यहाँ पे हमारे पास मध्यकालीन इतिहासकार कौन सा है? बर्नी। बर्नी बात करता है कि यह व्यवस्था केवल और केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। तो बर्नी ये बात कर रहा है कि आखिरकार केवल केवल यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई। अब यह व्यवस्था दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू रही। अब यह व्यवस्था यानी इनके लिए, किसके लिए? बर्नी के लिए हो गई, के.एस. लाल हो गया, मोरलैंड हो गया। तीन इतिहासकार बोल रहे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। कहने वाली बात भी सही है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा था तब से लेकर अगर उसने वो व्यवस्था लागू की है तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से वो चीज शुरुआत कर सकता है और दिल्ली के आसपास के केंद्रों से ही वह ये काम करवा सकता है, ठीक है। और इसी कारण जो क्या है कि वो व्यवस्थाएं हमारी कंटिन्यू हो पाती हैं। पूरे भारत में एक रेट होना संभव नहीं है, आने जाने में खर्चा लगता है, प्लस अगर व्यापारी को बोला भी जाए कि आप इसी चीज में, तो वो सब चीजें मिलाकर एक पेमेंट नहीं हो सकता है। आज के जमाने में वो एक पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो तो पुरानी बातें हैं, उस समय तो कैसे होता होगा। तो यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में संभव है। और बात की जाती है संपूर्ण साम्राज्य, दिक्कत यहाँ पे यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं किया था। वह विजय अभियान रेगुलरली करता रह रहा था, विजय अभियान को कंटिन्यूसली कर रहा है। तो जब ये विजय अभियान भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो जब उसका साम्राज्य स्थिर नहीं है, जब वो विजय अभियान में लगा हुआ है, तो वो पूरे भारत पर ऐसी चीजें लागू नहीं कर सकता। दूसरी बात यहाँ पर ऑब्जेक्शन ये है कि जो उसके विजित राज्य हैं वहां पर उनके राजाओं को वो दबाव नहीं बना सकता कि आप ये व्यवस्थाएं लागू करो, ठीक है। तो वह जो उसके अधीन है उन्हीं क्षेत्रों में ये लागू कर सकता है। मुख्य रूप से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उसने ये व्यवस्था लागू की थी। तो इस प्रकार ये हमारा जो है कि कहां तक लागू की थी वो पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था किस प्रकार से थी। हमारे दो पॉइंट तो कंप्लीट हो गए कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। तो बहुत से लोग अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के लिए अलग अलग बात करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति है लेनपुल। लेनपुल बोलते हैं कि वो एक राजनीतिक अर्थशास्त्री था। लेनपुल बोलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो राजनीतिक अर्थशास्त्री, राजनीतिक प्लस अर्थशास्त्री है। राजनीतिक अर्थशास्त्री मतलब राजनीतिक तौर पे उसने शासन भी किया है और अर्थव्यवस्था में उसने सुधार भी किया है। यानी अर्थशास्त्री का काम भी जानता था और उसे राजनीति भी करनी आती थी। तो एक महान विजेता होने के साथ साथ में वो एक यानी कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट भी था। हम आज के एग्जाम्पल के तौर पे ले तो मनमोहन सिंह, वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और वो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। और खुद जो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह भी उनसे सलाह करते हैं। तो इस प्रकार जो बात की जाती है कि आखिरकार उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में किस प्रकार वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से लिंक कर पाते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे को कंटिन्यूसली कर पाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर है कि आखिरकार जो अलाउद्दीन खिलजी है वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कंटिन्यूसली अपने काम को डेस्परेट रहे और काम को उन्होंने ईजी वे में किया था। अब हम आगे की बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है वो बाजार व्यवस्था एक समय तक तो थी नहीं, वह अलग अलग समय में कार्यरत रही और वह अलग अलग समय में किस प्रकार कार्यरत रही इसका हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अलग समय पे कैसे कार्यरत रही इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने पहली बार तो क्या किया, बाजार का बंटवारा किया।
बाजार में उन्होंने बंटवारा किया कि बाजार में बिक रहा है अनाज, तो अनाज का बाजार अलग, ठीक है। बाजार में अगर बिक रहा है, अगर बाजार में बिकाया गया है अनाज, हम बात करें यहां पर खाद्यान्न, खाद्यान्न बिक रहा है, तो ये काम कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, इसने बाजार अलग बना दिया इसका। अनाज के बाद में बात करें पशुओं का बाजार अलग से बना दिया, दास का बाजार अलग से बना दिया, कपड़े या विदेशी वस्तुएं, इनका बाजार अलग से बना दिया। तो इस प्रकार क्या है, उसने क्या है, प्रॉपर्ली पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, बाजार उसने अलग अलग क्रिएट किए, डेली यूज की चीजों को अलग रखा उसने, खाद्यान्न अलग रखे, दासों को अलग रखा, पशुओं को अलग रखा, इनके लिए अलग अलग बाजार बनाए गए, ताकि क्या है कि उसका सिस्टम भी इजी वे में रहे। डिवाइडेशन क्यों किया जाता है? डिवाइडेशन इसी कारण किया जाता है कि ताकि वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जा सके। तो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए उसने ये काम किया है। अगर हम बात करें कि यह जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी प्रकार से आज के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से आज के संदर्भ में वो नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि अनाज का अगर अनाज का व्यापारी एक जगह बैठा है, दूसरी जगह अगर कोई और व्यापारी बैठा है, तो एक मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा क्रिएट होता है। तो उन्होंने क्या है, ये प्रॉपर डिवाइडेशन करके उस बाजार पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो इससे क्या है, इन पर अधिकारी भी नियुक्त किए गए, अलग अलग बाजारों पे अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए, ठीक है। तो इन बाजारों पर अलग अलग डिवाइडेशन करने के बाद भी इन पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। जैसे कि उसका बाजार था अनाज मंडी, अनाज मंडी, इससे गल्ला बाजार भी कहते थे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? गल्ला बाजार भी बोलते थे, ठीक है। यह एक ऐसा बाजार था जिसका सबसे अधिक हमें चलन दिखाई देता है, जिसका हमें सबसे अधिक चलन दिखाई देता है, ठीक है। यह वो बाजार था जिसका हमें एक तरह से ये मिलता है कि किसी प्रकार से हो, हमें एक तरीके से क्या करना है कि उनमें क्रिएशन करना था, उनमें क्रिएशन करना था। अनाज मंडी ऐसा है जिसपे रोजाना की डेली चीज, क्योंकि अनाज सभी की दैनिक आवश्यकता है, रोजाना खाने पीने के लिए चाहिए अनाज, तो अनाज की आवश्यकता को देखते हुए वहां पर अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी किसी भी तरीके से हो, वह अनाज का जो भंडारण है वो अच्छी तरह से रखे और अनाजों की कीमत तय करे, क्योंकि डेली यूज है, डेली काम में लिया जा रहा है, रोजाना इसकी जरूरत पड़ती है और ये सबसे ज्यादा बिकती भी है। तो व्यापारियों के लिए पहली बात ये डिसाइड की गई कि पहले तो अनाजों की लिस्ट बना दी गई, गेहूं हुआ, चावल हुआ, अलग अलग तरह, और उनमें भी वैरायटी बताई गई कि गेहूं इस किस्म का है, गेहूं उस किस्म का है, तो अच्छी बुरी वैरायटी बताई गई, चावल की अच्छी बुरी वैरायटी बताई गई। फिर यहाँ पर हर तरह की वैरायटी के अकॉर्डिंग उसकी क्या है, रेट डिसाइड की, कीमत डिसाइड की गई। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया तो उस कीमत के अकॉर्डिंग ही वो अनाज सब जगह बिकता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने क्या है कि अनाज मंडी बनाई और अनाज मंडी में उसने अनाजों के लिए अलग अलग कीमत तय कर दी। जैसे कि गेहूं प्रतिमण उसने 7.5 जीतल में बेचा, जौ को 4 जीतल प्रतिमण में बेचा, चना 5 जीतल प्रतिमण बिका, जो चावल है वो 5 मण यानी 5 रुपए यानी 5 जीतल प्रतिमण बिका है। तो इस प्रकार सबके अलग अलग डिसाइड किए गए। और जो उस समय जो जीतल है वो क्या है, एक छोटा तांबे का सिक्का होता था। अब इस बाजार का जो उल्लेख है वो कहां कहां मिलता है, तारीख ए फिरोज शाही और खजाइन उल फुतूह है,
इन दोनों किताबों में इनका उल्लेख मिलता है, खजाइनुल फतवा और जो क्या है तारिक ए फिरोज शाह, इन दोनों किताबों में यह दिखाई देता है। क्या मिलता है? बताया गया कि अनाज मंडी में अनाज इस तरीके से बिकता था, 7.5 रुपये यानी 7.5 जीतल प्रति मन गेहूं, यानी 1 मन गेहूं के लिए 7.5 जीतल उन्हें खर्च करना पड़ता था। 5 जीतल प्रति मन चावल, 5 जीतल में 1 मन चावल उन्हें, तो इस प्रकार अलग अलग रेट डिसाइड किए गए। खजाइनुल फतवा में और तारिक फिरोज शाह में इसका उल्लेख मिलता है। तो प्रत्येक अनाज की अलग अलग रेट डिसाइड की गई और वह उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग थी। तो यह बाजार ऐसा था जो उसका सर्वप्रथम बाजार था, यानी पहला बाजार उसने यही खुलवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहला बाजार है वो कौन सा खुलवाया है? वो अनाज मंडी का बाजार खुलवाया था। अब यहाँ पर अनाज बिक रहे हैं, अनाजों की बिक्री होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अधिकारी भी नियुक्त किया गया, शहना ए मंडी, शहना ए मंडी यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार जो बाजार में अनाज मंडी गल्ला बाजार अलग से नियुक्त किया गया। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ, कि आखिरकार अनाज हमारे नियुक्त हो गए। अनाज के बाद में उन्होंने क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो यहाँ पर इस बाजार को शहना बोला और इस बाजार के अधिकारी को शहना ए मंडी बोला। अब उन्होंने क्या है अगला जो बाजार है वो किसका खोला? कपड़े का। अगला जो बाजार है वो खोला कपड़े का, कपड़े का बाजार है। तो इसके लिए वर्ड जो है सराय ए अदल, सराय ए अदल। ठीक है, अनाज के लिए तो जो अनाज का था उसके लिए शहना ए मंडी। ठीक है, शहना ए मंडी अनाज के लिए है और कपड़ों के लिए कौन सा है? सराय ए अदल। सराय ए अदल होगा न्याय का स्थान। यहां पर कपड़े के अलग अलग वैरायटी तय की गई, जैसे कि ऊनी कपड़ा हुआ, सूती कपड़ा हुआ, रेशमी हुआ, मलमल हुआ। तो इस तरह की अलग अलग वैरायटी कपड़े होते थे। तो अलग अलग वैरायटी के जैसे जैसे कपड़े होते थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बाजार में उसकी रेट डिसाइड कर रखी थी। ठीक है, कि उसकी अलग अलग रेट कैसे डिसाइड की हुई है? उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, आखिरकार उसकी कितनी जरूरत है। तो ऊनी, सूती, रेशमी, मलमल अलग अलग प्रकार के वस्त्र बांटे गए। वस्त्र व्यापारी को बुलाया गया, उनका अलग से बाजार बनाया गया, उसे सराय ए अदल कहते थे। अब सराय ए अदल एक ऐसा बाजार था जहां पर उस व्यापारी के लिए अलग अलग तरीके के यानी कपड़े डिसाइड थे। अब उनको सुल्तान ने आदेश दे रखा था कि इस बाजार में केवल यही नहीं होगा, इसमें शक्कर, जड़ी बूटियां, सूखे मेवे ये भी बेचे जाएंगे। और यहाँ पर जो है अलग अलग मीटर वाइज इनको कपड़ा बांटा जाएगा, मीटर वाइज इनको यानी कपड़ा रखा गया। तो मीटर के अकॉर्डिंग यानी जैसे 6 जीतल पर मीटर यानी वो कुछ थान के अकॉर्डिंग 6 जीतल देना पड़ता था सूती कपड़े के लिए। तो सूती कपड़े के लिए ऐसा पैसा देना पड़ता है। कुछ कपड़े के लिए उन्हें और भी ज़्यादा पे करना पड़ता था। 10-10, 11-11, 12-12 जीतल तक उन्हें रेशमी और मलमल के वस्त्र मिल जाते थे। तो इस प्रकार क्या है अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग कपड़ा यानी उनका कपड़ा। और कपड़े में वैरायटी क्या होता है, सूती में बहुत तरह के कपड़े आते हैं, तो सूती में भी बहुत तरह की वैरायटी होती है, तो वो डिसाइड की गई। और इस प्रकार क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जिससे क्या है कि प्रॉपरली कंटिन्यूसली क्या है कि जो अगर आज खरीदा तो वो मार्केट में चाहे कल आए हो या ना हो, पर उसकी रेट वो की वो रहेगी। चाहे उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई हो तो भी उसकी रेट चेंज नहीं होगी। तो कपड़ों की रेट में परिवर्तन नहीं आया, कपड़े वैसे के वैसे उनको मिलते थे। तो इस प्रकार कपड़ों की वैरायटी के साथ में और
जो कपड़ों की जो कह सकते हैं उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनका क्या है अलग अलग अनुमान तय कर दिया गया कि इस कपड़े की इतनी कीमत है। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। फिर जो अगला बाजार है वो घोड़ों, दासों और मवेशियों का है। यानी घोड़ों, मवेशियों और दासों का बाजार, जहां पर जीवित वस्तुएं बेची जाती थी उसका व्यापार तो अलग से ही उन्होंने कर दिया, उनका अलग से ही उन्होंने नियुक्त कर दिया था कि यहां पर ये चीजें ये बेचेगा। तो घोड़े में भी अलग अलग वैरायटी थी। उस समय घोड़े बहुत तरीके थे कि तुर्की घोड़ा हुआ, अरबी हुआ, खच्चर हुआ और भारतीय घोड़ा हुआ। ये भारतीय घोड़े हुए, बाहर के तुर्की अरबी घोड़े हुए, फारसी घोड़े हुए और जो खच्चर होते थे बोझ ढोने के लिए वो होते थे। तो इस प्रकार उनकी वैरायटी डिसाइड की गई कि ये कौन कौन सा घोड़ा है। अब उन घोड़ों की अलग अलग कीमत तय कर दी गई कि अगर कोई दूसरा यानी अच्छा घोड़ा होता था तो अगर प्रथम श्रेणी का घोड़ा है तो उसको अच्छी श्रेणी का घोड़ा है तो वो 100 से 120 टका में बिकता था, यानी चांदी के सिक्के में। वहीं पर दूसरी श्रेणी के 80 से 90 टके में और तीसरी श्रेणी के 60 से 70 टके में बिकते थे। और अब बात करते जो ये होते हैं कि बाजार में एक कह सकते हो कि उनको यानी सामान ढोने के लिए जो खच्चर था, टट्टू था, वो 10 से 20 टका के अंदर मिल जाता था। तो इस प्रकार इनके टका अलग अलग थे। उस समय जो अरबी घोड़े थे वो उनकी तुर्की अरबी घोड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो उनके यानी 90 से लेकर 120, यानी ये तुर्की अरबी घोड़े हैं वो 90 से लेकर 120 टका में बिकता थे। 90 से 120 टका में यह बिकता था। इतना ज़्यादा महंगा उस समय ये था। तो घोड़ों की कीमत उस समय बहुत ज़्यादा थी। मवेशियों की भी कीमत अलग अलग है। मवेशियों में देखा गया कि गाय, भैंस जो है, बकरियां, गधे, जो अलग अलग तरह के सामान थे उन सबको इसमें जोड़ लिया गया, मवेशी जो भी है। अब इनमें भी दुधारू कितने ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग इनका काम किया गया था। ठीक है, तो उसकी यानी डिमांड के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग रेट डिसाइड किया गया। ठीक है, घोड़े मवेशियों को, गाय बैल भैंस हुआ, उनकी दूध की मात्रा, उनकी उपयोगिता के आधार पर इनकी रेट अलग अलग डिसाइड की गई। अब दास की बात की जाती है, यहाँ पे दास व दासियां, तो इनकी भी अलग अलग कीमत थी। जो नॉर्मल दासियां वो 5 से 10 टका के बीच में मिल जाती थी। 5 से 10 टका के अंदर अच्छी से अच्छी दासी, सुंदर दासी उन्हें मिल जाती थी और दास भी लगभग इतने ही पैसों में उन्हें मिल जाते थे। तो 5 से 10 टका में उन्हें दासें मिल जाती थी। और अगर कोई युवा दास है ना, अगर कोई युवा दास है, अच्छा दास है, तो उस दास की कीमत 10 से 15 टका लगती थी। अगर अच्छा दास है तो उसकी 10 से 15 टका में उस दास की कीमत लगती थी। और जो दासियां हैं वो मुख्य तौर पे घरेलू काम के लिए खरीदी जाती थी, तो इनकी कीमत थोड़ी कम थी, पर इतनी भी कम नहीं थी कि उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल कम थी। परंतु दास जो थे उस समय मुख्य रूप से युवा ही बेचे जाते थे, बच्चे बेचे जाते थे और इनकी कीमत 10 से 15 टका होती थी। और जो दासियों की जो कीमत है वो 5 से 10 टका होती थी। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग कीमत डिसाइड की हुई थी। अब ये जो दास दासी हैं इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। अलग अलग भागों में मतलब कोई फारसी है, कोई विदेशी है, यूरोपीय है, कोई मंगोलियन है, ये अलग अलग क्षेत्रों से आने के कारण इनकी अलग अलग कीमत लगती थी। तो विदेशी जो होते थे उनकी थोड़ी ज्यादा कीमत लगाई जाती थी। विदेशियों की ज्यादा कीमत लग रही है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त वो क्या करते थे कि इनकी कीमत ज्यादा लग जाती थी। तो इस तरह से इसमें क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा भी थी। क्या कि सुंदरता के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनकी बिक्री की जाती थी कि कौन कौन से काम ये जानते हैं, तो उस दास की योग्यता के आधार पर भी उनकी बिक्री की जाती थी। तो इस प्रकार दासों का भी पूरा बायोडाटा रखा जाता था। अब दासों का हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें उन्होंने क्या किया है, मूल्य नियंत्रण के उपाय किए उसने कि
जो भी दास हैं उन दासों से एक लिमिट में काम लिया जाए। अब ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रेट डिसाइड हो गई है। अलग अलग उनका रेट डिसाइड होने के बाद में ये देखा गया कि इनको क्या है कि यानी जब 3 बाजार खोल दिए गए, 3 बाजार खोल दिए गए, फिर ये देखा गया कि इनमें व्यवस्था बनी रहे। जैसे कि हमने बात की थी कि इसके होने का कारण क्या है, अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था क्यों लगाई। हमने 2 कारण बताए कि एक तो प्रजा कल्याण और दूसरा उसने अपनी सेना के लिए। कहां तक लागू की ये हमने बताया कि दिल्ली या दिल्ली के बाहर तक पूरे साम्राज्य में। तीसरी हमने बात की बाजार का बंटवारा किया, यानी बाजार को विभाजित किया। किन भागों में विभाजित किया, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में कौन सा है, शहना ए मंडी, शहना ए मंडी जो अनाज का हो गया, अनाज का हो गया। दूसरा जो है वो कौन सा है, दूसरे का नाम है सराय ए अदल, ये कपड़े का हो गया। तीसरा जो वो है घोड़े, मवेशियों और दासों का बाजार, ठीक है। 3 बाजार है, सराय अदल, शहनाई मंडी, घोड़े मवेशी और दासों का बाजार। ये 3 बाजार हो गए, 3 बाजार हो गए। इनके लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए गए। पहले तो यहां पर शहना नियुक्त किया गया, यहां पर अलग से अमीर नियुक्त किया गया। तो इन सभी बाजारों पर अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया गया जो इन पर नजर रखता था। नजर किस चीज के लिए रखता है, 3 अधिकारी नियुक्त कर दिए गए व्यवस्था के लिए, 3 अधिकारी नियुक्त है। अब इन तीनों को दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत है उस विभाग के अंतर्गत कर दिया। ये केंद्र का विभाग है, ठीक है, ये कौन सा है, केंद्र का विभाग है। दीवान ए रिसालत सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इन तीनों अधिकारी ये क्या है, इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, दीवान के अंतर्गत। जो इसका जो अधिकारी होता था वो वजीर होता था, ठीक है, वजीर के अंतर्गत। तो वजीर इन 3 अधिकारियों को कंट्रोल कर रहा है दीवान ए रिसालत विभाग के द्वारा। और ये तीनों क्या है, इन बाजारों को कंट्रोल करते थे। बाजार कंट्रोल हो गए। अब इसने और क्या किया है, अब इनको ये बोला गया कि आप तीनों का काम क्या है। पहला काम तो ये है कि कीमत जो तय है वो ही वसूली जाए। यानी जो कीमत तय की गई थी कि ये कपड़ा 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर जितना भी हो, आपको पर मीटर के अकॉर्डिंग 5 जीतल ही लेने हैं। 5 जीतल में 1 मीटर कपड़ा देना है तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी हो। तो अगर एक व्यापारी तो बैठता नहीं था, कपड़े की दुकान एक ही थोड़ी थी, बहुत सारी थी, तो सभी के सभी उसी अकॉर्डिंग हो। दूसरा, जो माप तोल है उसमें गड़बड़ ना हो। यानी कई बार क्या होता है कि अब कीमत एक हो गई, कम कीमत है, तो उनको ये बोला गया कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि आखिरकार आपका, अगर मैं बेच रहा हूं कि मेरे को 1 मन अनाज बेचना है, यानी 1 मन मैंने गेहूं बेच दिया, 7.5 जितल का बिका। अब मैंने क्या मन में तोलने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, मैंने यानी कह सकते हो कि कम कर दिया थोड़ा वजन, उसमें तोल बाट में कमी कर दी, तो बाट में कमी होगी। अब वो मीटर नाप रहा है, तो अब क्या है कि मीटर नाप रहा है तो मीटर का स्केल थोड़ा छोटा हुआ या गलत तरीके से मीटर से वो नापता था। तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, उसकी माप तोल भी बराबर तरीके से हो, उनकी भी जांच आप करोगे, कीमत का ध्यान रखोगे, माप तोल की जांच आप करोगे। तीसरा काम क्या करना था उन अधिकारियों को, तीसरा काम यह करना था कि यह क्या है कि यह एक तरह से यानी नियंत्रण में रहे, नियंत्रण में रहे, रेगुलर रहे, यानी ये भागे ना, उसमें आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में रहे, आपकी व्यवस्था को माने, ठीक है। इनके मन में आपका भय भी होना चाहिए, परंतु आपका साथ भी इनके मन में होना चाहिए। चौथा, इनकी जो समस्याएं हैं
उनका निवारण करोगे, समस्याओं को सुनोगे, उनका निवारण करोगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका निवारण करोगे, तो तत्काल करोगे। वो भी ऐसे नहीं कि आपने सुन लिया और फिर देखते हैं कि क्या होगा आगे, नहीं, आपको तत्काल उनका निवारण करना होगा। अब उनका निवारण करना समस्याओं का, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये व्यवस्थाएं कर दी गई। अब व्यवस्था करने के बाद में राजा क्या कर रहा है, यानी शासक यानी अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने व्यापारियों को, जो व्यापारी है उसको ऋण दिया, टैक्स दिया, तकावी नामक ऋण दिया था। तकावी नामक ऋण प्रदान किया। किस चीज के लिए, कि आपको मैं ऋण देता हूं, माल खरीद के लेके आओ और यहां बेचो, पैसे की कमी पड़े आप मुझसे मांगो। तो तकावी नामक ऋण प्रदान किया ताकि क्या है, व्यापारियों को पैसे के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और वह व्यापार कर सके। प्लस इनको बाजार उपलब्ध गया, बाजार उपलब्ध करवा दिया, अलग अलग बाजार खोल दिया, बाजार उपलब्ध हो गया। माल खरीदने के लिए ऋण चाहिए, वो उपलब्ध करवा दिया। अब ये माल जो है अलग अलग क्षेत्रों से मिलते थे, तो अलग अलग क्षेत्रों पे डिसाइड कर दिया था कि यहां पर तुम माल बेचो तो इन्हीं व्यापारियों को बेचो। ये रजिस्टर्ड व्यापारी, व्यापारी को रजिस्ट्रेशन हुआ। यहां पे इसका 5वां काम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना था, हर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करना है, उसका नाम लिखना है आपको कॉपी में, और इस तरह से रजिस्ट्रेशन किए हुए व्यापारी को ही माल बेचा जाए और यह माल आपको मिले, इसकी भी उसने व्यवस्था की कि किसान आपको माल बेचे। तो इस काम की भी जिम्मेदारी ली गई कि आखिरकार व्यापारियों को माल लेने में दिक्कत ना आए। विदेश से व्यापार हो रहा है तो विदेशी माल भी यहाँ पर सही तरह से पहुंचे, उसके लिए व्यापारिक मार्ग सुरक्षित कर दिए गए, व्यापारिक मार्गों में व्यापारी को लाभ प्रदान किया गया, व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। इससे क्या है कि एक कह सकते हो व्यापारिक लाभ उस समय उन्हें मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से शासक की ओर से, जो अधिकारी है उनकी ओर से बहुत संयुक्त प्रयास किया गया कि आखिरकार एक जो है आर्थिक व्यवस्था लागू की जा सके। और इस की व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के आधार पर क्या है कि वो एक कंट्रोल किया जा सके कि किसी प्रकार से कोई कीमत ना बढ़े और सभी व्यक्तियों को आसानी से सही कीमत पे, कम कीमत पर चीज़ें उपलब्ध हो जाए। और इसी के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया और अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था इस प्रकार से हमारी कंप्लीट होती है। तो अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था है वो उस समय की एक तत्कालीन, बहुत कह सकते हो बहुत उम्दा या बहुत अच्छी किस्म की व्यवस्था थी। अब हम इसके बाद में अगला नेक्स्ट चैप्टर तुगलक काल करेंगे।